वक्त के माथे पर जब भी हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाएगी, तारीख में जब भी शहंशाहों का जिक्र होगा, जब कभी हसीन इमारतों के कसीदे पढ़े जाएंगे, दिल्ली अपनी इमारतों, शहंशाहों और उनके ज़ौक़ के लिए तारीख के पन्ने में सबसे पहले आएगी। ये शहंशाहों का शौक नहीं तो और क्या है कि सदियों के बाद भी दिल्ली की इमारतों ने अपने दौर की तारीख को अपने सीने में महफूज रखा है। दिल्ली पर हर दौर में सितम हुए। अगर शहंशाहों ने इसे हसीन ताज पहनाया, इसे वक्त वक्त पर सजाया संवारा, तो लुटेरों और जालिम हुक्मरानों ने इसके वजूद को तार तार किया। दिल्ली उजड़ती रही और बसती रही, और हर बार पहले से ज्यादा हसीन और दिलकश दिल्ली ने अपने वजूद के होने का भरपूर एहसास कराया। और इसकी मिसाल हैं दिल्ली के अलग अलग दौर की इमारतें। दिल्ली सल्तनत की बुनियाद दिल्ली में 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, और उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश सुल्तान हुआ। फिर उसके बाद शमसी डायनेस्टी चलती रही। फिर गयासुद्दीन बलबन सुल्तान हुआ। फिर उसके बाद कैकुबाद हुआ। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद सैयद ख़ानदान, फिर लोधी ख़ानदान, और इस तरीक़े से दिल्ली सलातीन बदलते रहे। लेकिन ज़ाहिर है जो आखिर में 1526 में जब बाबर ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो सल्तनत ख़त्म हो गई और मुग़ल हुकूमत की बुनियाद पड़ी। दिल्ली के सुल्तानों को अगर जानना है तो उनकी इमारतों से बेहतर भला और क्या हो सकता है। दिलकश दिल्ली के इस तारीखी शहर को आज सुल्तानों की नजर से देखेंगे। आज चलेंगे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला और हौज खास। दिल्ली मुख्तलिफ तहजीबों, जुबानों और अलग अलग दौर के हसीन इमारतों का हसीन संगम है। आज हम तकरीबन 1000 साल पुरानी दिल्ली को उनके सुल्तानों की नजरों से देखेंगे। वो इमारतें जो हर आने वाले को अपनी पुरकशिश हुस्न की वजह से लुभाती हैं। ईस्वी में एक जंग हुई। इस जंग ने दिल्ली की तारीख में नए दौर की शुरुआत की। जंग थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जंग का नतीजा पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गौरी की जीत की शक्ल में सामने आया, और शुरुआत हुई सल्तनत दौर की। 1206 से 1526 का दौर सुल्तानों के नाम रहा। इस दौरान 5 सल्तनत ने दिल्ली पर राज किया। हर सुल्तान एक से बढ़कर एक और तारीख में अपने कारनामे दर्ज कराते रहे। लेकिन सन 1320 से 1414 का दौर तुगलक के नाम से रहा, और इसी दौर में दिल्ली को मिली कई हसीन और दिलकश इमारतें। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक एक ज़हीन और शानदार शासक के तौर पर जाने जाते हैं। 1325 में उनकी मौत के बाद दिल्ली सल्तनत का ताज और बागडोर मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों में आ गया। ये वो दौर था जब तुगलक अपना दायरा बढ़ा रहे थे
और अपनी बहादुरी और हुकूमत के लिए हर दिल अजीज बन रहे थे। लेकिन फिर अचानक मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक। यही वो दौर था जब दिल्ली को अपना सही सुल्तान मिला। फिरोज शाह तुगलक के दौरे हुकूमत में दिल्ली की खूबसूरती में इस्लामिक आर्किटेक्चर के नमूने देखने को मिलते हैं। फिरोज शाह को इमारतों की तामीर का बहुत शौक था और उन्हें शहर बसाने में काफी दिलचस्पी थी। उनके इस शौक ने दिल्ली में 5वां शहर बसाया और नाम दिया फिरोजाबाद। वक्त के साथ फिरोजाबाद का नाम बदला और आज फिरोज शाह कोटला के खंडरों में फिरोज शाह के शहर की झलक साफ देखी जा सकती है। इन खंडरों को देखकर इसके खूबसूरत माजी का एहसास होता है। आज शायद यहां कम लोग आते हैं। इन खंडरों में शायद लोगों की दिलचस्पी कम हो गई हो। लेकिन कभी यहां रौनक हुआ करती थी, जिंदगियां बसती थीं। पर आज सहरा सी वीरानी और दश्त सी तवील खामोशी है। इस खामोशी में आज भी फिरोज शाह तुगलक के दौर की यादें साफ सुनाई देती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 में सुल्तान बना और फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी अहम इमारतें अपने दौर में बनवाई। एक तो उसने फिरोज शाह कोटला बनाया और अपनी कैपिटल को वो जहाँ पना से लेके और कोटला की तरफ आया, इसलिए कि दिल्ली में पानी की किल्लत हमेशा से रही। आज भी पानी की किल्लत है दिल्ली के अंदर। तो उसने सोचा कि अगर हम जमुना के किनारे अपना कैपिटल बनाते तो हमें नेचुरल वाटर मिलेगा। जब ये शहर बनकर तैयार हुआ तो इस जगह बनाया गया कुश्क फिरोज यानी फिरोज का महल। इसकी तामीर को देखकर लगता है कि दरिया के किनारे बना यह महल काफी महफूज रहा होगा, जो आमतौर पर शहंशाहों और राजाओं का महल होता है। यह फिरोज शाह की रिहाइश गाह है जो अब खंडहर बन चुकी है। उस दौर की इमारतों और आर्किटेक्चर को समझने के लिए इन खंडरों को पढ़ना बेहद जरूरी है। बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर दीवारों और दरवाजों को बनाया गया था, जो उस दौर की खासियत रही है।
किले की दीवार 15 मीटर ऊंची है और बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इसके ठीक ऊपर कभी मुंडेर और कंगूरे हुआ करते थे, जो आज वक्त के साथ खत्म हो गए। लेकिन किले की हिफाजत के लिए बनाए गए ये सुराख अब भी देखे जा सकते हैं, जो कभी तीर चलाने के काम आया करते थे। अंदरूनी इमारत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब यह जानना काफी मुश्किल हो गया है कि यहां पर क्या रहा होगा। लेकिन उस दौर के इतिहासकारों ने इस किले में अलग अलग महलों का जिक्र किया है। इसी किले में सुल्तान के खास लोगों और बड़े ओहदे वालों के लिए एक आलीशान दरबार महल हुआ करता था। यह सुल्तान का दरबार था, जिसमें वो अपने बेहद खास लोगों के साथ सलाह मशवरा किया करते थे। सुल्तान हमेशा अपने खास दरबारियों और अधिकारियों को अपने आसपास ही रखना चाहते थे। लेकिन सुल्तान के महल के करीब ही छज्जा महल बनाया गया था। यह महल सुल्तान के दरबारियों के लिए था। यह किसी भी किले के बुनियादी ढांचे में से एक है। सुल्तान के महल के करीब छज्जा महल की तामीर भी इसी मकसद से की गई थी। अपनी रियाया से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए इस किले में यह मरकजी अहाता बनाया गया था। मुगल कालीन शासकों ने भी इस तरह की तामीर अपने किले में करवाई थी, जिसे दीवाने आम कहा जाता है। फिरोज शाह कोटला जो फिरोज शाह ने बसाया, उसमें पानी तो था ही एक मकसद, लेकिन एक हर सुल्तान की ख्वाहिश ये होती थी कि मैं अपना कैपिटल नया बनाऊं। और फ़ारसी की मसल भी मशहूर है, हर के आमद इमारत नौसाख्त। जो भी नया आदमी आता है वो नई इमारत तामीर करता है। तो ये लोग वाकई उस स्पिरिट को फॉलो करते थे कि पुराने इमारतों या पुराने कैपिटल के बजाय सोचते थे हम अपना नया कैपिटल बनाएं, ताकि उससे हमारा नाम रहेगा।